हाय फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपकी पूरी लाइफ को फोकस करेगी। एक्चुअली किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को असेस करना बहुत ही टफ होता है, और अगर लाइफ पार्टनर की बात हो तो और भी मुश्किल होता है। बट अगर थोड़ा सा मैच्योरिटी हो, पेशेंस हो और कंप्रोमाइजिंग नेचर हो तो हम अपनी लाइफ को डे पर डे बेहतर कर सकते हैं। पेशेंस ही तो नहीं है आजकल किसी में। लव हो या अरेंज मैरिज, किसी भी तरह से अगर शादियां टूटती हैं तो वो है रीज़न पेशेंस। वहाँ पर पेशेंस इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लव मैरिज है तो ये लड़की ने 4 बजे का डेट दिया है तो लड़का 3 ही बजे आके बैठ जाता है भाई, और वेट करने लगता है क्योंकि वो अनमैरिड है, लायबिलिटी नहीं है। लेकिन आफ्टर मैरिज लायबिलिटी बढ़ी तो 4 बजे की जगह वेट करते करते 6 बजे वो फ़ोन करता है, अरे भाई मैं ट्रैफिक में हूँ, 15 मिनट में आता हूँ। यहीं से शुरुआत होती है इरिटेशन की। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मुझे तो लगता है पेशेंस और कंप्रोमाइजिंग नेचर हो तो हम गैर को भी अपना बना लेते हैं। तो फिर शादी तो एक संस्कार ही नहीं, एक सोच है, एक फीलिंग है, एक एहसास है, जहाँ हम सेटिस्फाइड होकर एक स्वस्थ परिवार व समाज ही नहीं बल्कि राष्ट्र के उत्थान में सहायक होते हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है जब किसी का मैरिटल एडजस्टमेंट डिस्टर्ब होता है या मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण डाइवोर्स हो जाता है। फिर लगता है इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे फैमिली सिस्टम है, हमारा सोशल सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सभी पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि शादी से पहले अपने बच्चे की प्री काउंसलिंग अवश्य करें, उन्हें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराएं। वाह रे कल्चर, वाह रे सोसाइटी। लड़का अमीर है ना, लड़की सुंदर है ना, बस 2 चीज़ें देखी और शादी हो गई। फ्रेंड्स, हमारे कल्चर में कितना सिंपल है मैरिज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो थिंग, नो टेंशन। लड़के ने ब्यूटी देखी, लड़की ने पैसा देखा, डील डन। और स्टार्ट हो जाती है 4 दिन के हनीमून और पूरी लाइफ की कंप्रोमाइजिंग। फ्रेंड्स, मैरिज ऐसे नहीं होती है, बहुत बड़ा डिसीज़न है आपकी लाइफ का। पूरी लाइफ आपको इसी मैरिज पर डिपेंड करनी है। बहुत से लोगों से सुना है मैंने, मैरिज क्या है भाई, कैरियर मेन है। बट मैं तो कहती हूँ मैरिज ही मेन है, कैरियर तो है ही। अरे भाई, पूरी लाइफ का हर एक पल उस पर्सन के साथ बिताना है, तो क्या उसका डिसीज़न मेन नहीं है? यूं ही चुटकियों में हम डिसीज़न ले लें? आज की लाइफ में ऐसे डिसीज़न जल्दबाजी में ले लेना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपकी लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप अपने लिए लड़के का सिलेक्शन कर रहे हो या लड़की हो, तो चाहे जिस भी रूप में हो, कहीं रिलेशन बनाना है, चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, लव मैरिज कर रहे हो, लव या अरेंज मैरिज कर रहे हो, अल्टीमेटली आपको किसी भी पार्टनर का सिलेक्शन करना है। कुछ ऐसी क्वालिटीज़, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ पार्टनर के लिए या अपने लाइफ पार्टनर को सेलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग पैसे को क्राइटेरिया बनाते हैं ना, उन लोगों के अंदर बहुत बड़ी कमी है। वो ये एज्यूम करते हैं लड़का लड़की को कमा के खिलाएगा। अरे फ्रेंड्स, कहाँ हो आप? ये 21वीं सदी है, कमा के खिलाने का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। आपकी लड़की भी कमा के खिलाएगी और उसका हस्बैंड भी उसको कमा के खिलाएगा, दोनों इंडिपेंडेंट बनेंगे। अब वो टाइम नहीं है एक पार्टनर दब रहा है और एक पार्टनर दबा रहा है, एक पार्टनर घर संभाल रहा है और एक पार्टनर बाहर संभाल रहा है। अच्छी तो बहुत लगती है अपने माँ बाप की ऐसी लाइफ जो जी रहे हैं, क्योंकि अच्छा बहुत हमें लगता है कि वे कितने खुश हैं, लेकिन अक्सर ऐसी शादियों में एक इंसान बहुत कंप्रोमाइज़ करता है। उसमें भी ज़्यादातर वाइफ को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। पैसा बहुत पावरफुल चीज़ है, सम्मान बहुत पावरफुल चीज़ है। जिसके हाथ में पैसा होता है, सम्मान होता है, वही राजा होता है। वो चाहे दूसरे पार्टनर को दबा सकता है, मिसयूज़ कर सकता है,
उसके एस्पिरेशन को इग्नोर कर सकता है, उसकी नीड को कुचल सकता है। मन करे तो पूरी करे, मन करे तो ना पूरी करे। वो अपनी लाइफ की अपनी आवाम को दूसरे हाथ में तो देना ही नहीं है भाई। दोनों पार्टनर इंडिपेंडेंट होना है। इसमें ये नहीं है कि लड़की अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रही है और लड़का 50,000 रुपये कमा रहा है तो लड़की मना कर दे मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। अरे तुम्हें क्या करना है स्टैंडर्ड का? एक तुम कमा रहे हो 50,000, वो कमा रहा है, मिलके 1.5 लाख हो गए, दोनों मिलके ऐश करो। ये थिंक भी गलत है। तो पहला क्राइटेरिया जो लोग पैसे को देखते हैं वो आपको देखना ही नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए कि जो दूसरा इंसान जो जॉब कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसकी आपके साथ कितनी कंपेरेटिबिलिटी है। पता चले कि कोई 24 आवर्स बाहर काम कर रहा है और आपको अकेले घुटन हो रही है, अकेले में परेशानी होती है, या आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा नहीं लगता, आपका प्रोफेशन ये अलाउ नहीं कर रहा है, तो आगे चलकर मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। रिथिंक कर लेना भाई। आप डॉक्टर हो तो टाइम टू टाइम आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, इमरजेंसी भी देखनी पड़ेगी। अपना हस्बैंड और वाइफ उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो। जो रिक्वायरमेंट है कि दूसरा इंसान आपके एम्बिशंस को, आपकी इंस्पिरेशन को, आपकी वे ऑफ लाइफ को समझे, अप्रिसिएट करे और कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो। जो लोग छुपा के शादी करते हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं। 6 महीने छुपाओगे और 60 साल झेलोगे। क्लियर अपनी बात रखो। आप लड़की हो, आपको अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है, कैरियर में इंटरेस्ट है तो क्लियर बोल दो, मुझे कैरियर में इंटरेस्ट है, मैं पढ़ाई भी करूँगी, मेहनत भी करूँगी, आगे भी बढ़ूँगी। आप एक लड़के हो तो आगे चलकर बिजनेस करना है तो क्लियर बोल दो, आगे चलकर बिजनेस करना है, रिस्क लूँगा लाइफ में। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, दूसरा पर्सन इंट्रोवर्ट है, क्लियर बता दो, मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। आप ड्रिंक करते हो, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ड्रिंक करना अच्छा है या गलत, लेकिन अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपकी हैबिट है, चाहे वो कभी कभार ही लेते हो, रोज़ लेते हो, जो भी है, छुपाओ मत, क्लियर बोल दो, हाँ जी मैं ड्रिंक करता हूँ, हाँ जी मैं ड्रिंक करती हूँ, पहले से ही क्लियर बोल दो। आपको बच्चा चाहिए बट लेट से चाहिए, 4-5 साल बाद चाहिए, तो ये भी क्लियर बोल दो, क्लियरली बता दो। क्रिटिकल रिक्वायरमेंट क्लियर बता दो दूसरे इंसान को, और फिर ये देखो कि वो इंसान एग्री कर रहा है कि नहीं। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि वो आपसे कंफर्टेबल होना चाहिए, उसकी सोच आपकी सोच मैच करनी चाहिए, वो आपकी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट करेगा ताकि आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि तीसरा पॉइंट ये आता है कि एक पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वे ऑफ लाइफ क्या है। कई लोग होते हैं वो बहुत ही कंजूसी से जीवन व्यतीत करते हैं, कितना भी पैसा आ जाए सब रख देंगे, गाड़ी खरीदेंगे सबसे सस्ती वाली, या तो खरीदते ही नहीं है। होटल में जाना पसंद है बट इसलिए नहीं जाते हैं कि पैसे लगेंगे, इसकी जगह धर्मशाले में ही ठहर जाएंगे, रेस्टोरेंट की जगह ठेले पर ही खा लेंगे। ये अपने जीने की स्टाइल है, अपने जीने का तरीका। ऐसा नहीं है कि पैसा कम है उनके पास, ज़्यादा पैसे वाले भी ऐसा करते हैं कई बार। यदि आप लग्ज़री लाइफ जीते हैं, अगर आपको लग्ज़री लाइफ स्टाइल जीने की आदत है, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, पैसा 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 ऐसा जोड़ना नहीं चाहते हो, जो धन आया है उसे खर्च करना चाहते हो, इज्जत से रहना चाहते हो, स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हो, तो आप खुल के खर्च करते हो और कंजूस लाइफ पार्टनर के साथ आप फंस जाते हो। वो आपको भी रोकेगा और आप उसे जीने नहीं दोगे। वे ऑफ लाइफ ही चेक करो अपने लाइफ पार्टनर की, कौन सा इंसान कैसे जी रहा है अपने जीवन में। पता चले एक इंसान अपने जीवन में रिश्तेदारों या रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और आपको सिर्फ मी टाइम चाहिए, आपके साथ ही सारा टाइम एक्सपेंड करे, ऐसा एक्सपेक्ट करते हो, तो फ्रेंड्स वे ऑफ लाइफ चेक करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन इज़ पर्सन का नेचर कैसा है। इसके साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि नेचर को या
स्वभाव को 1 या 2 मीटिंग में जज भी नहीं किया जा सकता। पहले कुछ मीटिंग में हर इंसान चाहे अनचाहे थोड़ा फेक ही हो, पर्सनालिटी में एक और मास्क ऐड कर लेता है। पर्सनालिटी तो मेक मास्क होती है, उसके ऊपर एक आध मास्क और चढ़ा लेते, बहुत टफ है। आपको ये देखना है कि उस इंसान का नेचर सही है या नहीं। अब कोई इंसान पहले ही मीटिंग में कोई एटीट्यूड लेके आ रहा है, अलग ही स्टाइल, अलग ही एटीट्यूड, अलग ढंग से बात करना, कोई नमस्ते नहीं, क्या करेगा वो आगे? डाउन टू अर्थ बन जाएगा, नहीं बनेगा ऐसा रिश्ता सफ़र। हमेशा आपको एटीट्यूड ही दिखाएगा और ऐसे लोगों को पैसा भी नहीं चाहिए एटीट्यूड दिखाने के लिए। उनमें एक एटीट्यूड होता है, आप परेशान हो जाओगे उनके स्वभाव से। इसलिए उनके नेचर को, उनके स्वभाव को जज करना एक कांस्टेंट प्रोसेस है। लगातार कुछ महीने तक जज करो। अगर आपने अपने डिसीज़न को फिक्स कर भी लिया है या डिसीज़न ले भी लिया है लाइफ पार्टनर के लिए, तो खाली सेलेक्ट ही तो किया है, कोई शादी तो नहीं हुई है। शादी में टाइम है, तब तक उसके नेचर को जज करें, ऑब्जर्व करें। हर इंसान की लाइफ में, हर इंसान के स्वभाव में कुछ मेजर डिफेक्ट्स होते हैं। कोई एक स्क्रू ढीला होता है, कोई इंसान बहुत कॉन्शियस होता है, किसी की ईगो आसमान पे होती है, कोई इंसान अंडर कॉन्फिडेंट होता है, किसी इंसान को गुस्सा बहुत आता है, कोई इंसान बिल्कुल इंडिफरेंट होता है, प्यार करता है लेकिन वो एक्सप्रेशन नहीं देता। वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम करे। शुरुआत में ही किसी क्रिटिकल डिफेक्ट को ऑब्जर्व कर लेना भाई, और डिफेक्ट है भी तो एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान में कोई न कोई डिफेक्ट ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान परफेक्ट हो, सभी में कुछ न कुछ डिफेक्ट्स तो होते ही हैं। बट आपको देखना है कि वो डिफेक्ट आपको कितना कॉन्शियस कर रहा है, आप उस डिफेक्ट को कितना एडजस्ट कर पाओगे, उसकी रिस्पेक्ट कर पाओगे या नहीं। कई बार तो एक चीज़ से बहुत नफ़रत या इरिटेशन होती है, वो चीज़ हमारे लाइफ पार्टनर में होती है, तो इसको भी ऑब्जर्व कर लेना। अब मैं आती हूँ लुक्स पे। अगर आप एक परफेक्टली ब्यूटीफुल पर्सन को या हैंडसम पर्सन को चाहते हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ये कोई मॉरल मिस्टेक नहीं है, ये लॉजिकल मिस्टेक है। फ्रेंड, जो ब्यूटी होती है या जो अट्रैक्शन होता है, ये 4 दिन की बीमारी है। कोई भी चीज़ बहुत सुंदर भी होगी तो आपको कुछ ही दिन वो सुंदर लगेगी। जब आप उसके साथ ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करने लगोगे या उस पर्सन को समझने लगोगे, तब क्या होता है, उसकी वही ब्यूटी आपकी नज़रों में फेड हो जाएगी। वो आपको ऑर्डिनरी लगने लगेगा, नॉर्मल लगने लगेगा। और अगर आप सुंदरता की वजह से अट्रैक्ट होते हो, तो जब वो ब्यूटी या सुंदरता आपकी नज़रों में फेड हो जाती है, तब आप उसकी बाकी पर्सनालिटी को फेस करते हो, जो आपने प्रीवियस में इग्नोर कर दिया था। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप सिर्फ ब्यूटी को प्रायोरिटी नहीं दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी पर्सन जो पसंद नहीं आ रहा है उसे आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए सेलेक्ट कर लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वो तो स्ट्रेस हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। लेकिन सिर्फ ब्यूटी एंड स्मार्ट पर्सन चाहिए, ये भी बेवकूफ़ी है। मैं आपको परफेक्टली कह रही हूँ, आफ्टर मैरिज सिर्फ और सिर्फ नेचर काम आएगा, ब्यूटी काम नहीं आएगी। कितना ही सुंदर इंसान क्यों ना हो, वो आपको नॉर्मल लगने लगेगा। सिर्फ उसका नेचर और उसकी कंपेरेटिबिलिटी आपको आपका रिश्ता परफेक्ट बनाएगी। ये भी अच्छा नहीं है कि सुंदर इंसान है, नेचर अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा लाइफ पार्टनर हो गया है तो हम एडजस्ट नहीं करें। नहीं भाई, एडजस्ट करना ही पड़ेगा, और एडजस्ट करना भी एक कला है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब हमें पहले से ही नॉलेज होता है, पहले से ही हम नेचर जज कर लेते हैं, तो हम आफ्टर मैरिज उसको एडजस्ट करने में ही सफल होते हैं। फ्रेंड्स, एंड में शायद पहले मैं ऐड कर सकती थी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया या भूल गई। आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको ये देखना है कि उस पर्सन के ख़यालात कैसे, उसकी थिंक कैसी है। कई लोग होते हैं वो आज 21वीं सदी में तो ज़िंदा हैं, पर उनकी सोच 17वीं शताब्दी वाली होती है।
वो आज भी डाउट करते हैं, आज भी मीन माइंडेड है। लड़की हो तो घर से बाहर गई, अरे भाई कहीं चली ना जाए, किसी के साथ चली ना जाए। लड़का काम पे जा रहा है तो कलीग्स के साथ कोई रिलेशन ना बना ले। हर चीज़ को वो डाउट से ही देखते हैं। कई लोग ये भी चाहते हैं कि घर में कोई आ जाए तो जो मेरी वाइफ है या मेरा जो हस्बैंड है वो उसकी परमानेंट केयर करे, उसी को प्रायोरिटी दे, मेरे घर वालों को भगवान समझे। ऐसा सोचना लड़का या लड़की के लिए भी गलत है। फैमिली भी इम्पोर्टेंस है और आपके लाइफ का वे भी इम्पोर्टेंस है, दोनों इम्पोर्टेंस है। लेकिन सिर्फ एक रिश्ते, अगर हम फैमिली को ही सिर्फ प्रायोरिटी देंगे, अपनी लाइफ को नहीं, तो लाइफ टूट जाएगी। और सिर्फ लाइफ को प्रायोरिटी देंगे तो फैमिली टूट जाएगी। तो दोनों को मिलाकर चलना। तो मीन माइंडेड होकर भी हम अपनी लाइफ को सफल नहीं बना सकते। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता आज के युग में एज ए फ्रेंड है। जो मीन माइंडेड हैं, इनसिक्योर डाउट्स हैं जिनके पास, तो ऐसे पर्सन से दूर बचें, क्योंकि ऐसे पर्सन से यदि मैरिज होती है तो बर्बादी ही है। कितने ही मनी वाले, ब्यूटी वाले, कितना ही कुछ क्यों ना हो, ऐसे पर्सन से मैरिज करना या अपना लाइफ पार्टनर बनाना अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है। फ्रेंड्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर डिस्कस करना उचित होगा, बट समय की प्रॉब्लम होती है। हम सारी चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ये आज जो क्रिटिकल बातें थी मैंने आपको बताई। दूसरे पर्सन को जब भी आप जज करो, रिश्ता बनाना चाहो, शादी करना चाहो, इन पॉइंट्स को ज़रूर केयर करना। ऑल द बेस्ट।